क्या आपने कभी टेंस पढ़ते समय बीच बीच में क्लाउज का नाम आपने सुना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है कभी सिंगल क्लाउज में नहीं आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कभी सिंगल क्लाउज में नहीं आता है। ऐसे कई सारे टेंस होते हैं जो कभी सिंगल क्लाउज में नहीं आते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि टेंस पढ़ते समय ये बीच में क्लाउज का नाम कहाँ से आ जाता है और एक क्लाउज वास्तव में क्या होता है? और टेंस को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये बात सच है कि आपको क्लाउज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लाउज, सेंटेंस, प्रोवर्ब और पैंग्राम में मुख्य डिफरेंस क्या होता है, ये आपस में कैसे मिलते जुलते होते हैं, इस पे मैंने चर्चा किया था। और इस वीडियो में जो है क्लाउज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बात सही है कि यदि आप टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टेंस से संबंधित एरर आते हैं आप उसे सॉल्व कर पाए, तो फिर टेंस को अच्छे से समझने के लिए क्लाउज को समझना पड़ेगा, तब जाके आप टेंस के एरर को सॉल्व कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्लाउज वास्तव में क्या है। हालांकि इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लाउज को बता रखा है, लेकिन क्लाउज का डिटेल इसमें हम देखेंगे तो फिर भी हम क्लाउज को एक बार और परिभाषित करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लाउज, इसकी हिंदी होती है उपवाक्य। यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं। क्लाउज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, है ना। तो यहाँ पे लिखा है इन डिटेल, थोड़ा सा डिटेल करेंगे इसमें क्योंकि इसका टेंस में बहुत हद तक रोल होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिफिनेशन, ये किताबी परिभाषा है, घबराना नहीं है। जो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को देखे होंगे वो समझ चुके होंगे क्लाउज क्या है। तो हम किताबी परिभाषा पढ़ देते हैं, फिर अपने शब्दों में बता देंगे कि एक्चुअली में क्लाउज क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। अर्थात ये क्या कहना चाहता है कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, यानी क्लाउज जो होता है तुलनात्मक रूप से बड़े सेंटेंस का एक छोटा पार्ट होता है, इन विच जिसमें देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। शायद आप समझे नहीं, अब हमारी भाषा में समझिए कि ये क्या कह रहा है। ये कहना चाहता है कि सिंपल सी बात बस आप समझ लीजिए, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिल जाए उसे हम क्लाउज कहते हैं। तो आप मेरी परिभाषा को याद कर लें और इसे आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिल जाए, एक और दो की बात नहीं है, बस इतना सिंपल सी बात समझिए, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउज कह सकते हैं। बाउंडेशन यह नहीं है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद कुछ अदर वर्ड के रूप में नहीं होना चाहिए, हो तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, बस सब्जेक्ट और वर्ब ये दो होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचरों को हमने देखा है क्लाउज को इस कदर समझाते हैं, इतना उसमें मतलब उल्टा पुल्टी बातें बता देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि एक्चुअली में क्लाउज क्या है। तो सिंपल सा परिभाषा मैंने अपना बताया है, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अब देखिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि राम गोज, है ना, मतलब कि राम सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गया, राम जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, तो इसका नाम क्या है, क्लाउज। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है ओनली क्लाउज, उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम गोज टू मार्केट। यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया, गोज आपका वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब जिसमें मिल गया उसे क्या बोलते हैं, दैट इज क्लाउज। तो ये एक क्लाउज हो गया। अब चूंकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक क्लाउज भी हो सकता है और सेंटेंस भी हो सकता है। क्यों भाई, क्योंकि सेंटेंस किसे कहते हैं ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया है, लेकिन बता दे रहे हैं। सेंटेंस कहता है कि हमको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ड के रूप में भी कुछ चाहिए। तो यदि अदर वर्ड के रूप में भी कुछ चाहिए तो कुछ मिल जाता है तो उसका नाम सेंटेंस हो जाता है। तो ये बताइए कि क्लाउज अपना बाउंडेशन रख रहा है केवल सब्जेक्ट और वर्ब का, और सेंटेंस अपना बाउंडेशन रख रहा है सब्जेक्ट वर्ब के बाद का भी अदर वर्ड का। लेकिन क्लाउज ये नहीं कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट और वर्ब के बाद कुछ नहीं चाहिए, आए तो भी अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसमें हम होंगे, ऐसा क्लाउज कह रहा है। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो इसमें क्लाउज भी है ना। और सेंटेंस कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा भी कुछ मिलता है तो उसमें हम हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों की बातें इसमें फुलफिल हो रही है, तो इसलिए ये क्या है, सेंटेंस भी है। यहाँ पे देखिए कह रहा है, एक नोट लिखा हुआ है कि दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज हो सकता है लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि क्लाउज में हो सकता है केवल सब्जेक्ट का वर्ब हो, क्योंकि जिक्र भी केवल इन्हीं दो का होता है, अलग से कुछ रहे तो अच्छा, न रहे तो अच्छा। तो हो सकता है कि क्लाउज में केवल सब्जेक्ट का वर्ब हो, तो इसलिए कह रहा है कि हर क्लाउज सेंटेंस हो ये जरूरी नहीं, लेकिन दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होगा यह जरूरी है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड के रूप में चाहिए ही। अदर वर्ड नहीं भी रहता, एक बात कह रहे हैं तो क्लाउज ही होगा, और अदर वर्ड रहता है तो सेंटेंस होगा, तो सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा ही होगा। तो आई होप ये नोट क्या कह रहा है आप समझ चुके होंगे। ये बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी समझ चुके थे। अब यहाँ पे क्लाउज का डिटेल की बात हमने किया है, तो थोड़ा सा क्लाउज को
आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि काइंड्स ऑफ क्लाउड, यानी क्लाउड कितने तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड, यानी क्लाउड तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला है जिसका नाम है प्रिंसिपल क्लाउड या मेन क्लाउड। बेटा इसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउड भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड ना हो, किसी पे निर्भर ना हो, अपना मीनिंग देने के लिए किसी पे डिपेंड ना हो। यह बात एग्जांपल के जरिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी हम समझाएंगे। फिलहाल नाम देख लीजिए, इसे हम कहते हैं प्रधान या मुख्य उपवाक्य। यहाँ पे देखिए दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लाउज, इसे भी हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, मतलब ये अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होता है। इसे हिंदी में हम लोग संयुक्त या समान पदीय उपवाक्य कहते हैं। तीसरा है सब ऑर्डिनेट क्लाउज, जिसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि डिपेंडेंट का मतलब है कि जो किसी पे डिपेंड होगा, अपने मीनिंग के लिए किसी पे निर्भर करेगा, है ना। यदि नहीं तो ये सेंटेंस ही अधूरा लगेगा। इसको हिंदी में हम लोग आश्रित या सहायक उपवाक्य कहते हैं। तो आई होप ये स्लाइड पे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्लाउज को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप क्लाउज नहीं समझ पाते हैं तो फिर टेंस कमजोर हो जाएगा, और टेंस कमजोर हो गया तो आप जानते हैं कि टेंस इज बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का टेंस क्या होता है? बैकबोन होता है। और यदि टेंस कमजोर तो पूरी इंग्लिश कमजोर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि यहाँ पर ये जो तीन क्लाउज का नाम हमने बताया है एक्चुअली में कैसे कहते हैं, इसे एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पर तीनों को सम्मिलित परिभाषा, मतलब एक में मिला करके तीनों को परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा वाक्य जो किसी वाक्य की शुरुआत करता है। मिला जुला के आप इतना समझ लीजिए कि जो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करने का मतलब है कि जो सबसे शुरू में होगा, है कि नहीं। तो कह रहा है कि एक ऐसा वाक्य जो किसी वाक्य की शुरुआत करता है। अभी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, चिंता ना करिए। तो कह रहा है कि जो वाक्य की शुरुआत करता है उसे प्रिंसिपल क्लाउज, तथा जो वाक्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो उसे कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। देखिए जो बच्चे कंजंक्शन को नहीं पढ़े होंगे कि कंजंक्शन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, या कंजंक्शन का यूज क्या क्या होता है, यदि ये बात नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है भी नहीं। बस थोड़ा सा टेंस में इतना ही है कि बस क्लाउज क्या है इतना पता होना चाहिए। लेकिन क्लाउज को थोड़ा सा डिटेल इसलिए किया जा रहा है कि कभी कभी क्लाउज का थोड़ा सा काम और भी बढ़ जाता है टेंस में। तो कम भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है, और न भी समझ में आए तो केवल क्लाउज क्या है इतना पता होना चाहिए आपको। इसलिए चिंता आप न करें, कंजंक्शन नहीं भी पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे आपको, तो पता चल जाएगा। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा वाक्य जो किसी वाक्य की शुरुआत करता हो उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, तथा जो वाक्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, मतलब कि कंजंक्शन तीन तरह के होते हैं, तो वही उसमें से कह रहा है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते क्या है इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, यही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होगा उसे हम लोग कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। क्लाउज होता क्या है तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया उसका नाम क्लाउज होता है, तो उसे कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तथा जो वाक्य सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो। अब कंजंक्शन हमने क्या बोला कि तीन प्रकार के होते हैं, तो ये उसी में से एक प्रकार है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कह रहा है कि जो वाक्य सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होगा। अब ये क्या होते हैं सर, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डब्ल्यू एच फैमिली। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि ये डब्ल्यू एच फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होगा उसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आई तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आप समझ जाएंगे। अब बहुत गहराई में नहीं जाना है, और यहाँ पे चिंतित नहीं होना है कि सर अभी हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्लाउज का बहुत ही ज्यादा मेन क्लॉज नहीं, ये केवल टेंस के उद्देश्य से इसको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आई वेंट देयर, मैंने क्या बोला, इस पूरे वाक्य को एक साथ पढ़िए। आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो इसके बाद जो है हम सेंटेंस का डिटेल पढ़ाएंगे पूरा, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि एक सेंटेंस को कहाँ पे एंड माना जाता है। आप समझ गए हैं कि जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। जिसी को लोग कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, है ना। मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो उसके चक्कर में छोड़िए, हम बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो और अदर वर्ड के रूप में कुछ भी लिखा हो, तो फिर समझ लीजिए वो सेंटेंस है। अब यहाँ पे सेंटेंस की एंडिंग कहाँ पे मानी जाती है, तो ये जान लीजिए जहां पे फुल स्टॉप और जहां पे क्वेश्चन मार्क और जहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीन साइन को दिमाग में रट लीजिए। ये तीन साइन जहां पे मिलता है आप समझ लीजिएगा वो एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस की एंडिंग यदि तीन साइन पे होती है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लगा हुआ है फुल स्टॉप, मतलब अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है।
और एक सेंटेंस के अंदर कई सारे क्लाउज हो सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि सेंटेंस बड़ा जब होता है तो बड़ा होने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है फ्रेज, और फ्रेज आप नहीं समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए। तो फ्रेज बड़ा हो सकता है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है क्लाउज। ये फ्रेज और क्लाउज मिल करके ही सेंटेंस को बड़ा करते हैं, और एक सेंटेंस के अंदर कई सारे फ्रेज और कई सारे क्लाउज हो सकते हैं। और यदि इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे तो ये जान लीजिए कि आप चाहते हैं ना कि कोई भी कथा कहानी वगैरह या आपका लिटरेचर बुक है, आप उसको हिंदी में समझना चाहते हैं, तो उसमें क्लाउज या फ्रेज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सेंटेंस अक्सर नहीं लिखता है, बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आई वेंट देयर। अब ये अपने आप में पूरा यदि एक वाक्य है तो आप मुझे बताइए, इसमें देखिए तीन क्लाउज हम कैसे आपको सिद्ध कर रहे हैं। पहले ये समझिए कि यहाँ पे आई है, वेंट है, तो आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, तो अपने आप में क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ। क्लाउज की कंडीशन क्या है बाबू, जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब हो, बस इतनी सी बात है, इससे आगे कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो इसमें सब्जेक्ट या वर्ब मिल गया तो फिर ये क्या हो गया, क्लाउज। अब देखिए यहाँ पे एंड अपने आप में एक कंजंक्शन है, इतना तो आप जानते हैं। अब कंजंक्शन क्या होता है, जो दो शब्दों, दो वाक्य, दो फ्रेज, दो क्लाउज को जोड़ता है। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है, तो इसके बाद चेक करते हैं मेट हर। अब कहेंगे सर इसका सब्जेक्ट कहाँ है, बाबू इसका सब्जेक्ट आई ही है, छिपा हुआ है। कैसे आप चाहें तो यहाँ पर आई लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए कह रहा है आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड मेट हर, और उससे मिला। तो और बताइए जब मैं गया हूं तो मैं ही तो मिलूंगा ना, तो ये रेपिटेशन नहीं किया गया है आई का, समझ रहे हैं। आई दोबारा रिपीट न हो, आप इसे न भी लिखेंगे तो भी सामने वाले को पता है कि यदि आप गए हैं तो आप ही मिलेंगे। आप इस सेंटेंस वैसे भी कह सकते थे कि मैं वहां गया और मैं उससे मिला, है ना, और मैं को हटा देंगे तो भी ये विदित है कि आप ही मिलेंगे। तो वही कह रहे हैं कि आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड मेट हर, और उससे मिला, अर्थात मैं उससे मिला, मतलब कि यहाँ पे आई हिडन है, और यदि आई हिडन है तो आई सब्जेक्ट हो गया, अब मेट वर्ब हो गया। तो अपने आप में बताइए ये भी एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो वेन है, यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अभी ये डब्ल्यू फैमिली का रोल भी बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वेन कंजंक्शन काम कर रहा है, तो यदि ये कंजंक्शन है तो आगे देखिए सी एक सब्जेक्टिव केस है, और सी सब्जेक्टिव केस से आवाज वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, तो बताइए अपने आप में ये भी क्या है, एक क्लाउज है। तो आपने देखा कि यह एक कंप्लीट क्या है जी, यह एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर कितने क्लाउज मिले, तो तीन क्लाउज मिले। कितने क्लाउज मिले बेटा, तीन क्लाउज मिले, है ना। अब वो तीन क्लाउज कैसे हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब क्लाउज चूंकि तीन प्रकार के होते हैं तो वो तीनों इसी में है, अब आपको बस समझना है। देखिए हमने क्या बोला कि कोई भी ऐसा वाक्य जो किसी वाक्य की शुरुआत करेगा, है ना, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी वाक्य की शुरुआत कर रहा है, उसे हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं या मेन क्लाउज कहते हैं, मतलब ये मालिक होता है। ये इस पूरे को देखिए, सबसे स्टार्टिंग में क्या है, आई वेंट देयर, तो ये अपने आप में मालिक है जो सबसे पहले आया है, और ये किसी पे डिपेंड नहीं है, समझ रहे हैं। मैं वहां गया, बस हो गया, अब किसी पे डिपेंड है क्या, नहीं ना। तो वही कह रहे आई वेंट देयर एंड मैं वहां गया, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। कुछ नहीं समझ में आया तो बस इतना समझिए कि जो सबसे पहले होता है उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। अब इससे आसान क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है उस क्लाउज का नाम कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाता है। तो अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, उसका परिभाषा पे रिसर्च करना है। बस इतना समझिए कि एंड, आर, नार, फॉर, एज वेल एज, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो आप फिलहाल ये ही वर्ड याद रखिए कि ये वर्ड जहां भी आ जाता है, जिस क्लाउज से पहले आ जाता है उस क्लाउज का नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि उससे पहले क्या लगा हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहाँ पर एंड, आर, नार, फॉर, एज वेल एज, इसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब चूंकि यहाँ पे आई छिपा हुआ था, आई को लगाते तो ये सब्जेक्ट या वर्ब होता ना, तो फिर एक क्लाउज होता। अब इस क्लाउज से पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, इसी को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। फिलहाल इतना समझिए, तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो फिर इस क्लाउज का नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लाउज। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऐसा क्लाउज, अब ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये भी अपने आप में क्लाउज है। तो कोई भी ऐसा क्लाउज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो, और फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मींस क्या, तो इतना समझ लीजिए कि व्हाट, वाई, व्हेन, ये जो डब्ल्यूएच फैमिली होता है इसे हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए इस क्लाउज का नाम सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि ये कौन सा क्लाउज है, सब्जेक्ट वर्ब है इसमें भी, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ये कौन सा क्लाउज है, तो चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है तो कोऑर्डिनेट क्लाउज है।
और ये वाक्य की शुरुआत कर रहा है, समझ रहे हैं, तो इसका नाम प्रिंसिपल क्लाउज है। तो आई होप ये तीनों क्लाउज आपको एक सेंटेंस के अंदर अब समझने को मिल गया होगा और आप समझ भी चुके होंगे, और नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बार बार बोल रहा हूं। यहाँ पे देखिए नोट, अब यहाँ पे नोट देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, मतलब कह रहा है कि जो सेंटेंस होता है यह 4 प्रकार का होता है, किसके आधार पे, क्लाउज के आधार पे। पहला सेंटेंस का नाम है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और अगला है मिक्स सेंटेंस, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और ये जानते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस क्या होते हैं और इसका क्या रोल होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लाउज का एक्चुअली में क्या मतलब होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इस इंपॉर्टेंस को हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे आप कुछ ना कुछ समझ ही गए होंगे कि देखिए जब छोटा सेंटेंस होता है तो उसकी हिंदी सभी लोग निकालते हैं, टीचर भी कहता है नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं। लेकिन जब सेंटेंस बड़ा हो जाता है तो उसमें मोर देन वन क्लाउज हो जाते हैं और ये क्लाउज ही आकर के सेंटेंस को बड़ा करते हैं। अब बताइए इतना बड़ा सेंटेंस है, इसका मीनिंग, कोई लोग कहते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकालते हैं, तो सब्जेक्ट का रख लो और पीछे से बैक 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 आ जाओ, और बैक बैक इसमें आएंगे तो बलंडर हो जाएगा, समझ रहे हैं। बलंडर का मतलब होता है भारी गलती, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्लाउज को समझना जरूरी होगा, कंजंक्शन समझने पड़ेंगे, कहाँ पे क्या कंजंक्शन लगा हुआ है और एक सेंटेंस के अंदर कितने क्लाउज हैं, तब जाके आप हिंदी कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्लाउज को अच्छे से समझने का प्रयास करें। हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से आएगा ग्रामर में, ये टेंस पढ़ाने के उद्देश्य से इसको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इस सेंटेंसों के बारे में देख लेते हैं, फिर क्लाउज का मुख्य यूज भी देख लेंगे और ये डब्ल्यूएच फैमिली के कितने रोल्स होते हैं इसको समझना भी टेंस से पहले बहुत जरूरी होता है, तो इसको भी हम बता देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए यहाँ पे बहुत सिंपल वे में देख लेते हैं कि ये चारों सेंटेंस की क्या परिभाषा हो सकती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, तो कह रहा है इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। सिंपल सा मतलब है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है। तो प्रिंसिपल क्लाउज होता क्या है, जो किसी वाक्य की शुरुआत करता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है आई वेंट देयर, ये सिंगल एक वाक्य है, अब इसके आगे आगे चाहे तो और भी कंजंक्शन लगा करके वाक्य लिख सकते हैं, तो ये शुरुआती वाला वाक्य हो जाएगा ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि रवि रीड्स अ बुक, जैसे रवि किताब पढ़ता है और आगे कुछ भी जोड़े कि और उसकी बहन कुछ कह दे कि कुछ करती है, पढ़ती है, नर से कुछ ऐसे बोले, इसमें एंड बट कुछ लगा करके, तो आगे वाला जो क्लाउज होगा, है ना, वो क्या होगा, उसका नाम हो तो कंजंक्शन के हिसाब पे रखेंगे। लेकिन ये वाक्य की शुरुआत किया ना, यानी ये प्रिंसिपल क्लाउज है ना, तो प्रिंसिपल क्लाउज को ही हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं, बस सीधा सा समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा, सब में कुछ कुछ नोट बताएंगे, उसे आप अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहता ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पे देखिए एक बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे क्या होते हैं, इसका आप इस सेंटेंस का निगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव पे निगेटिव बनाओ, कुछ भी बनाओ आप, ये सभी के सभी सिंपल सेंटेंस ही कहलाएंगे। इस बात को अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं कि इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। सिंपल सी बात बस ये समझिए कि जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज हो और उसके बाद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लग करके एक और भी क्लाउज आया है, तो एक और भी जो क्लाउज आया है जिसके पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, तो फिर कोऑर्डिनेट क्लाउज है। तो मतलब जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज हो, कोई भी ऐसा वाक्य, एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज हो और कोऑर्डिनेट क्लाउज हो, उस सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल देखिए नहीं समझे तो, आई वेंट देयर उसी में से लिया गया है, आई वेंट देयर, और यहाँ पे एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और आगे कह रहा है मेट हर, तो यहाँ पे आई लिख सकते हैं, बताए हैं आपसे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये क्लाउज हो गया, ये क्लाउज हो गया, दोनों क्लाउज के बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो अब मिला जुला के मेरा फंडा यह है कि इसमें देखिए पहला ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और एक कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, अपने आप में पूरा एक सेंटेंस हुआ। अब कह रहा है कि इस सेंटेंस का नाम कंपाउंड सेंटेंस इसलिए रखा जाएगा क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्लाउज है जो कि वाक्य की शुरुआत कर रहा है और इसमें कोऑर्डिनेट क्लाउज है जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस होते क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे, जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज होगा और कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो कह रहा है रवि प्लेड क्रिकेट, यानी रवि क्रिकेट खेलता है, एंड रानी प्लेड फुटबॉल, और रानी क्या खेलती है, फुटबॉल खेलती है। तो इसमें एंड क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, और चूंकि ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया तो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट मिलके क्या बनाता है जी, कंपाउंड सेंटेंस।
अब यहाँ पे भी एक नोट है जो नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। क्या नोट है कि एक सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक से ज्यादा यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लाउज भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लग करके जो आगे सेंटेंस क्लाउज आया है वो कोऑर्डिनेट क्लाउज है ना, तो इसके बाद एक और भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लाउज लग सकता है, सॉरी कंजंक्शन लग करके आगे और भी क्लाउज आ सकता है। मतलब कि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लाउज आ सकते हैं, ये नोट में रख लीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कह रहा है कि इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। हिंदी में समझिए कहना चाहता है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज, जो वाक्य की शुरुआत करेगा वो प्रिंसिपल है, तो वो एक वो होगा और अगला क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता क्या है, जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगे होंगे। तो यहाँ पर उस सेंटेंस को हम लोग बोल देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, आई वेंट देयर, ठीक है, ये वाक्य की शुरुआत कर रहा था तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज। अब वेन, तो जिसमें डब्ल्यू फैमिली लगा होगा उसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आप कह सकते हैं, जिस क्लाउज से पहले लगा होगा, हम बताए हैं आपसे। तो ये बताइए, ये सी वाज डांसिंग अपने आप में एक क्लाउज है और इससे पहले जो वेन लगा हुआ है डब्ल्यू फैमिली है। ये डब्ल्यू फैमिली को ही फिलहाल तौर पे मान लीजिए कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, जिस क्लाउज से पहले लगा रहता है उस सेंटेंस, सॉरी उस क्लाउज का नाम सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाता है ना, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो अब कह रहा है कि जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा उस सेंटेंस का नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इतना आसान है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं अभी इसको 1 मिनट में लास्ट में बताऊंगा, देखिएगा ये कितना आसान है, कंफ्यूज मत होइए। लास्ट देखिए, लास्ट वाला कह रहा है कि इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस में करके, और कह रहा है कि प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज भी होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज भी होगा और कोऑर्डिनेट क्लाउज भी होगा, तो उस फुलफिल यानी पूरे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सेंटेंस। अब इस चारों को मैं ओरली डिफाइन करता हूं, समझिए। यहाँ पे सबसे पहले था सिंपल सेंटेंस। हमने क्या बोला कि कोई भी ऐसा वाक्य जो सिंगल वे में है ना, जो वाक्य की शुरुआत कर रहा है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, निगेटिव फॉर्म में हो, इंट्रोगेटिव पे निगेटिव फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसका नाम होगा सिंपल सेंटेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। कंपाउंड में कह रहा था कि एक प्रिंसिपल होगा और एक कोऑर्डिनेट होगा, तो उसे बोल देंगे कंपाउंड सेंटेंस। और जिसमें एक प्रिंसिपल होगा और एक सब ऑर्डिनेट होगा उसे हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जिसमें प्रिंसिपल भी होगा, कोऑर्डिनेट भी होगा, सब ऑर्डिनेट भी होगा, उसका नाम हो जाएगा मिक्स सेंटेंस। अब बताइए इससे भी लॉलीपॉप कुछ होता है क्या? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे। अगला स्लाइड आपका लास्ट होगा और इसमें हम देखेंगे कि ये जो डब्ल्यू फैमिली है जिसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोल रहे थे, उसका रोल क्या है, क्योंकि टेंस में उसका बड़ी काम है। तो उस डब्ल्यू फैमिली का रोल जान लेते हैं और इस क्लाउज से संबंधित कुछ एग्जाम में आने वाले एरर भी समझ लेते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे इससे एरर कैसे दिए जाते हैं, एक दो सेंटेंस, एक दो पेयर उसका भी देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आखिरी स्लाइड पे। चलिए ये आखिरी स्लाइड है और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यदि इस स्लाइड को आप समझ जाते हैं तो टेंस आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रूल ऑफ डब्ल्यू इज फैमिली। डब्ल्यू इज फैमिली क्या होता है, यदि आप ये भी नहीं जानते हैं तो इतना जान लीजिए, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर वगैरह ये जितना होता है ना, ये 12 होता है टोटल, इसी को हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि डब्ल्यू एच फैमिली के कितने रूल्स होते हैं किसी वाक्य में, इससे एरर सॉल्व होता है, ध्यान रखिएगा। तो डब्ल्यू एच फैमिली के किसी भी वाक्य में 3 मेजर रूल होते हैं। पहला कि वो प्रोनाउन का काम कर सकता है, दूसरा वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर सकता है, और तीसरा वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज की तरह बिहेव कर सकता है, जो कि मेरा मेन मुद्दा भी था इस वीडियो का। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन का काम कम करेगा, मतलब प्रोनाउन का काम कब करेगा, एडजेक्टिव का काम कब करेगा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज का काम कब करेगा, आप इस बात को कैसे पहचान पाएंगे? तो इसके लिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर में यदि आपको कोई चीज दिखता है तो तुरंत पकड़ लीजिएगा कि वहां पे किसका काम किया है। ठीक है, तो देखिए प्रोनाउन का काम तब माना जाएगा कि जब कहीं डब्ल्यू एच फैमिली आया होगा, केवल डब्ल्यू एच लिखा है मतलब डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच वगैरह था ना, तो कह रहा है कि डब्ल्यू एच फैमिली आया होगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा। जो बच्चे टेंस नॉर्मल में भी पढ़े होंगे इस स्ट्रक्चर को खूब पढ़े होंगे। तो इस स्ट्रक्चर में या इस वे में कहीं पर भी डब्ल्यू एच फैमिली दिखता है जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और बाकी वर्ब अदर वर्ड दिखता है, तो समझ लीजिएगा वहां पर ये प्रोनाउन की तरफ बिहेव किया है। और एक और भी कमाल की बात कि यहाँ पर ये प्रश्न पूछेगा, मतलब इसकी हिंदी जो भी होगी वो प्रश्न पूछेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया वेन, तो वेन की हिंदी होती है कब, तो कब जब किसी वाक्य में इस्तेमाल करिएगा तो प्रश्न ही पूछेगा। लेकिन हर जगह ये डब्ल्यू एच फैमिली प्रश्न ही पूछे ये कोई जरूरी नहीं होता है,
क्योंकि कई बार इसका मीनिंग जब भी हो जाता है। जैसे मैंने कहा तुम कब सोते हो, तो ये प्रश्न है, लेकिन सामने वाला बोला जब तुम सोते हो, तो ये प्रश्न नहीं है ना। तो वहां पर भी वेन आएगा कि जब तुम सोते हो, लेकिन वहां पर वेन प्रश्न नहीं करेगा, तो इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव का काम कब करेगा, ये बात आप कैसे समझेंगे, तो कह रहे हैं कि जब डब्ल्यू एच फैमिली आया होगा और इसके बाद कोई नाउन आएगा, जैसे कि तुम कितना पानी पीते हो, है ना, तो हम बोलेंगे हाउ मच वाटर, और आगे बोलेंगे डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो। तो हाउ मच एक डब्ल्यू एच फैमिली है, ध्यान दीजिए, हाउ मच एक क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली है, और इसके बाद हमने बोला वाटर, है ना, यानी हाउ मच वाटर, और आगे बोला डू यू ड्रिंक, यानी कि तुम कितना पानी पीते हो। आगे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए नाउन आ गया इस डब्ल्यू एच फैमिली के बाद, तो यहाँ पर इस डब्ल्यू एच फैमिली को किस वे में माना जाएगा, एडजेक्टिव के में माना जाएगा कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव किया है। यह बात यदि आपको कंफ्यूज कर रहा है तो फिलहाल इतना समझिए कि नाउन से पहले आने का अधिकार एडजेक्टिव को है, और कुछ भी आ जाए नाउन से पहले तो उसका नाम होगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले रहने का अधिकार ही दिया गया है एडजेक्टिव को। यह बात एडजेक्टिव के चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरफ बिहेव किया क्यों, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है ना। तो ये हो सकता है डब्ल्यू फैमिली ऐसा भी होता है कि वो आएगा, वो अपने साथ नाउन लेके आएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब सब्जेक्ट या वर्ब अदर वर्ड आएगा। इस कंडीशन में भी ये प्रश्न पूछेगा, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए तीसरा, ये जो वीडियो का मेन मुद्दा था सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज का। अब इस सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज का काम कब करेगा, तो जाहिर सी बात है कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन होता क्या है, ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो क्लाउज को, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। मतलब कि इसमें मोर देन वन सब्जेक्ट हो सकता है, सॉरी मोर देन वन क्लाउज हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, मोर देन वन फ्रेज वगैरह ये सब हो सकता है। मतलब कम से कम दो होना है, होगा तभी तो ये जोड़ेगा ना यार। मतलब कि इसमें एक से ज्यादा फीचर्स होंगे। तो देखिए सबसे जो पहला फीचर दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब प्लस डब्ल्यू एच फैमिली। मतलब डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ पे देखिए शुरू में दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे इससे पहले एक क्लाउज दिखेगा, मतलब कोई ना कोई वाक्य दिखेगा, क्लाउज दिखेगा, है ना, और उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली दिखेगा। मतलब कि ये दो वाक्यों के बीच में दिखेगा, तभी तो कंजंक्शन का काम करेगा यार। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब क्लाउज, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है, तो वही ना सबऑर्डिनेट क्लाउज भी बनता है जिससे पहले वो आता है। तो मिला जुला के इतना समझो कि यह डब्ल्यू एच फैमिली जब दो वाक्यों के बीच में आएगा तो उस कंडीशन में उसका नाम हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। क्यों, उसके बाद आने वाले वाक्य को देखिए, तो इस तरह के फीचर में दिखता है। और ध्यान रहे कि यह एग्जाम में यहां से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और एरर को सॉल्व करते हैं तो समझ जाइएगा कि वहां पे पीवाईक्यू में जाके देखिएगा, कहीं ना कहीं इस सूत्र पे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, इस स्ट्रक्चर पे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ बच्चा गलती करता है। गलती क्यों करता है कि जब ये डब्ल्यू एच फैमिली कंजंक्शन की तरफ बिहेव करेगा, इससे पहले वाक्य इसके बाद एक वाक्य, तो ये प्रश्न नहीं पूछता है। और कैसे पता चलता है कि ये प्रश्न नहीं पूछता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया होना चाहिए। और यदि एग्जामिनर ने कर दिया, चुपके से वो कर देता है ना, तो डब्ल्यू फैमिली इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया और बाकी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये महाबलंडर है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, यदि ये कंजंक्शन के तौर पे आया है दो वाक्यों के बीच में, तो फिर वो सब्जेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, और तब वर्ब लगा लेंगे अदर वर्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, है ना। इस कंडीशन में प्रश्न नहीं पूछेगा। अब एग्जामिनर क्या गलती करता है और आपसे बलंडर करवाता है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा, हालांकि मैं इसे मिटा दूं तो लिख दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। आई डोंट नो, कोई कह रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वेयर डिड सी लिव, तो आपको क्या लगेगा, हाँ इसका हिंदी है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती थी, है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती थी। तो आप कहेंगे, आप ईमानदारी से बताइए, आप पहले से टिक लगा हुआ है तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं ये, लेकिन आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि आपको पहला सही लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लग रहा है ना। और यदि एग्जाम में आ जाए और पूछ दे कि इसमें क्या एरर है या फिर इन चारों में क्या सही है, तो आप सबसे पहले टिक इसको लगा के आएंगे। आपको लगे हाँ इसका हिंदी है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती थी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती थी। अच्छा, हो सकता है कि ये प्रेजेंट लगे और ये पास्ट लगे तो बच्चा इसको सही ना करे, लेकिन दूसरे को सही कर देगा। दूसरा क्या कह रहा है कि आई डोंट नो, वो भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ रहती है, तो आपको लगेगा हाँ हाँ ये तो 100% हो जाएगा। लेकिन ये भी बलंडर है, ये भी बलंडर है। अगला देखिए,
कह रहे हैं कि आई डोंट नो वेयर सी लिव। अब यह भी गलत है। ये गलत क्यों है अभी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल यह भी गलत है। अब देखिए आई डोंट नो वेयर सी लिव्स, ये सही है ना। अब इसका कारण समझ लीजिए। देखिए इस स्ट्रक्चर पे ही इसको दिया गया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप खूब पढ़ते हैं, यहीं पे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो हमने क्या बोला कि जब डब्ल्यू एच फैमिली से पहले भी एक क्लाउज होगा, उसके बाद एक क्लाउज होगा, तो समझ लीजिएगा एक कंजंक्शन के रूप में बिहेव किया है, और इसके बाद आने वाले क्लाउज का नाम सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। जब ऐसा काम करता है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो प्रश्न करेगा ही नहीं। तो इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इसीलिए देखो इसको डबल क्रॉस किया गया है, इसको सही किया गया है। अब आप मुझे बताइए यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली के बाद तुरंत यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखा कि नहीं दिखा। और जब हेल्पिंग वर्ब दिखेगा तो ये ब्लंडर है, तो इसलिए क्या है, सॉरी इसलिए क्या है, गलत है। यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली के बाद डज दिखा के नहीं दिखा, तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा, तो इसको सही होना चाहिए था, लेकिन ये सही इसलिए नहीं है कि ये प्रेजेंट टेंस से ये प्रेजेंट टेंस। चलिए ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और हम जानते हैं कि V1 ऑलवेज प्लूरल होता है और V5 ऑलवेज सिंगुलर होता है। जिसमें यस यस लगता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर। तो अब आप मुझे बताइए सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन लिव तो प्लूरल है ना, क्योंकि लिव V1 है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल, इसीलिए ये ब्लंडर है। और यहाँ पे देखिए सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, क्योंकि इसमें यस लगा हुआ है। इतना तो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस तरीके से ये सही हुआ। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम वाला बच्चा को ये बात पचेगा ही नहीं, वो कहेगा ना यार ऐसे कैसे हो सकता है, इसका हिंदी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि वेयर मैंने वो कहाँ पढ़ लिया है कि नहीं, रट लिया है। अब वो बेचारे को कौन समझाए कि यह इंग्लिश हमारी और तुम्हारी नहीं है, यह अंग्रेजों की इंग्लिश है, और हिंदी से जोड़ के इंग्लिश को पढ़िएगा तो शायद जीवन में हमेशा परेशान रहिएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर मतलब वो नहीं है, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यह ब्लंडर है तीनों, और सही यही है ना। गूगल, चैट जीपीटी, जहां भी पूछना होगा पूछ लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपने सही कहा या गलत कहा। तो एग्जाम में बाबू बहुत ज्यादा साइंटिफिक दिमाग नहीं लगाना है, फिलहाल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। हिंदी क्या होगा डजंट मैटर, आप हिंदी कुछ भी बोलिए कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है, मुझे नहीं पता जहां वो रहती है, कुछ भी बोले, कहाँ जहां वो कोई मतलब नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा यह है कि डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखना चाहिए। आप हिंदी कुछ भी निकालिए, अंग्रेजों को हिंदी से कोई मतलब है जी, नहीं ना। आगे देखिए, कह रहे कि आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट इज योर नेम। कह अरे अरे सर जी, अब इसमें सही पूछेंगे तो बच्चे कहेंगे कि हाँ ये तो 100% सही है, इस पे हम पता ना कितना स्टार लगा देंगे। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस से आप सही करिएगा, उतना ही कॉन्फिडेंस एग्जाम पर काट के फेंक देगा, है कि नहीं। ये गलत है। कैसे गलत है जी, आपको लगेगा हाँ इसका मतलब है कि आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, व्हाट इज योर नेम, उसका क्या नाम, तुम्हारा क्या नाम है, मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम्हारा क्या नाम है। बोलने में कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। लेकिन कोई लड़का कोई लड़की थोड़ी एक अच्छा लगेगा, क्रीम पाउडर लगाने से अच्छा लगने की बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखना चाहिए। और हिंदी भाषी बच्चे क्या करते हैं, हिंदी निकालते हैं, हर जगह हिंदी घुसा देंगे और उसके बाद उसको देखेंगे सही है कि गलत है। ऐसे नहीं होगा। आप हिंदी से इसको देखिएगा तो आपको 100% सही लगेगा, लेकिन 101% गलत है। तो ये गलत है। अब यहाँ पे क्यों गलत है जी, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली से पहले एक क्लाउज, इसके बाद एक क्लाउज आ रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद हेल्पिंग नहीं दिखना चाहिए, डायरेक्ट सब्जेक्ट दिखना चाहिए, तो वही बात एक हो रहा है। अब यहाँ पे देख इसलिए गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी इसके बाद आपको क्या दिखा, सब्जेक्ट दिखा ना, योर नेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा, ये वर्ब दिखा, तो इसलिए क्या है, सही है बाबू, यही सही है। अब यहाँ पे देखिए ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है कि यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट दिखा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ दिखा, तो इसको सही होना चाहिए था। नहीं बेटा, योर क्या है, योर एक कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि अपने तुरंत बाद नाउन लेता है। क्या लेता है, नाउन। अब यहाँ पे इसके तुरंत बाद वर्ब दे दिया आपने। अच्छा ही बताओ, कभी जीवन में कोई ऐसा सेंटेंस देखे हो कि जो योर से स्टार्ट, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा कोई वाक्य आपने कभी देखा है जो योर से या माई से स्टार्ट हो और उसके तुरंत बाद वर्ब आया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं देखा होगा। क्योंकि लाइट कट जाने के कारण थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दिक्कत है। चलिए हम वीडियो लगभग खत्म होने वाला ही है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। तो मैं ये कह रहा था कि कभी भी माई और योर हीज हर के बाद तुरंत आप सब वर्ब नहीं देखे होंगे, मतलब अपने साथ नाउन लेता है, जैसे माई फादर इज, माई मदर इज, ऐसे करके, है कि नहीं, योर फादर इज ऐसे करके, मतलब कि ये माई और योर हीज के बाद कभी डायरेक्ट सब्जेक्ट सॉरी वर्ब नहीं आता है, इसलिए क्या है, गलत है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, और इसको जैसे तैसे कैसे भी इसको तैयार करना है, क्योंकि यदि आप टेंस को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश कमजोर ना हो और किसी भी टॉपिक को दोबारा पढ़ना न पड़े, तो
आप क्लाउड्स को अच्छे से तैयार जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल एसके डीपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।